हेलो एंड वेलकम टू ऑल। वेलकम टू माय चैनल। हम लोग जो है पैराडाइज लोस्ट पढ़ रहे हैं। पैराडाइज लोस्ट के जो मेन कैरेक्टर्स थे और पैराडाइज लोस्ट के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो हमने जो है पिछली वीडियो में देख लिया था। आज से जो है हम पैराडाइज लोस्ट की बुक वाइज समरी देखेंगे। सबसे पहले की जो वीडियो है इसमें बुक फर्स्ट की समरी है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पैराडाइज लोस्ट बुक फर्स्ट पे जो लाइन्स है वो है 798 यानी कि 798। जब स्टार्ट होती है बुक फर्स्ट तो सबसे पहले जो लाइन 1 to 26 है उसमें इन्वोकेशन दिखाया गया है, यानी कि जो जॉन मिल्टन है वो म्यूजिक को इन्वोक करते हैं। एपिक की जो है ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एपिक में जो है इन्वोकेशन होगा। तो जो पहली 1 से लेकर 26 तक लाइन है वो इन्वोकेशन की है। तो द पोएम ओपन्स विद एन इन्वोकेशन। इन्वोकेशन से जो है पोएम स्टार्ट होती है और जो स्पीकर हैं यानी कि जो हमारे जॉन मिल्टन हैं वो म्यूजिक को इन्वोक करते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि म्यूजिक उन्हें इंस्पायर करे, उन्हें एबिलिटी दे कि वो परफॉर्म कर सके, यानी कि वो ये पोएम वो जो एपिक लिख रहे हैं वो इसको अच्छे से लिख सके। इसके लिए जो है म्यूजिक उनको इंस्पायर करे और उन्हें एबिलिटी दे। उसके बाद जो है वो म्यूजिक कहते हैं कि वो गाए किस किस के बारे में, मैंस फर्स्ट डिसओबीडियंस के बारे में, मानव की जब पहली अवहेलना हुई थी उसके बारे में, द फॉरबिडन फ्रूट के बारे में यानी कि उस फ्रूट के बारे में जिसे खाने के लिए मना किया गया था, हिज एग्जाइल फ्रॉम एडन, और जब मैन को ह्यूमन बीइंग को एडन से बाहर निकाल दिया गया था तो उसके बारे में जो है वो गाए। हिज एवेंचुअल रिडेम्पशन, उसके रिडेम्पशन के बारे में गाए, और थ्रू जीसस क्राइस्ट, जो कि जीसस क्राइस्ट के द्वारा हुआ था। जब जीसस क्राइस्ट ने जन्म लिया था और लोगों के जो पाप थे उनके लिए उन्होंने अपना सेक्रीफाइस कर दिया था, तो उस चीज़ को जो है वो म्यूजिक वो गाए। अब जो है हम हेल की तरफ जाते हैं। हमें जो है हेल दिखाई देता है, हेल दिखाया जाता है। और हेल क्या है, वो बर्निंग हो रहा है, वो जल रहा है, उसमें जो है आग लगी हुई है। वी सी शैटन, और वहाँ पर हम किसको देखते हैं, हम वहाँ पर शैटन को देखते हैं। हेल जो है वो अर्थ से नीचे नहीं है, जैसे कि हम लोग सुनते हैं कि जो नरक है वो पृथ्वी से नीचे है। तो जो जॉन मिल्टन की पैराडाइज लोस्ट है उसमें जो हेल है वो अर्थ के नीचे नहीं है, बल्कि वो कहीं मिडल में है, एक ऐसे प्लेस पर है जिसे जो है मिल्टन ने कायस कहा है। कायस एक ऐसा प्लेस है जो बिल्कुल, मतलब कायस का मतलब ये होता है कि डिसऑर्डर, जिसमें हर कुछ जो है, सब कुछ जो है डिसऑर्डर है, उसमें कोई भी चीज़ व्यवस्थित नहीं है। जब मैंने कैरेक्टर बताए थे, प्लेस बताए थे, तब बताया था कि जो कायस है वो एक ऐसा स्थान है, मतलब जो एटमॉस्फेयर है जो बिल्कुल अलग है। हेवन, अर्थ, प्लैनेट, ये सब जो है गॉड ने बनाए थे। तो इसके बाद जो इसके बाहर जो एटमॉस्फेयर बचता है जो बिल्कुल ही डिसऑर्डर है, उसको कायस जो है यहाँ पर जॉन मिल्टन ने बोला है। तो एक कायस में जो है कहीं पर हेल है वो भी स्थित है, और हेल में जो है सैटर्न है। और एवरीथिंग आउटसाइड द स्फीयर एंड हेवन इज कॉल्ड कायस। तो कायस किसको बोलते हैं, जो कि हर उस चीज़ को जो कि स्फीयर से बाहर है, जो स्फीयर से और हेवन से बाहर है, उसको जो है हम कायस कहते हैं। तो कायस में कहीं पर हेल स्थित है और हेल में जो है सैटर्न है। सैटर्न जो है हमें ऊपर से गिरता हुआ दिखाई देता है, यानी कि उसको जो है हेवन से नीचे गिरा दिया गया है, तो वो नीचे आकर जो फायर है उसमें गिर जाता है। एक लेक है, फायर ऑफ लेक है, जिसमें आग लगी हुई है एक लेक में, उसमें जो है सैटर्न गिरता है आकर। सैटर्न चारों ओर देखता है, वो अभी अभी हेवन से नीचे गिरा हुआ है और अभी तो है वो अपने आप को उस अपने जो सराउंडिंग्स है उसमें एडजस्ट नहीं कर पाया है, यानी कि अभी अभी वो ऊपर से नीचे गिरा है, तो अभी वो अपने आसपास के जो एटमॉस्फेयर उसको देख ही रहा है, वो उसमें खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। फिर उसके बाद वो है अपने सबसे जो फर्स्ट मेट है उसको देखता है, वो है बेल्ज़ेबब। तो सबसे पहले जो सैटर्न वो किसको देखता है, तो वो सबसे पहले देखता है बेल्ज़ेबब को। वह उसे कहता है कि वो तो बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा जैसे उसका फ्रेंड हो जिसको वो हेवन में जानता था। तो यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि जब हेवन में एंजल्स थे ये, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल थे, सब बहुत अच्छे थे, लेकिन जब इनको हेल में फेंका गया तो ये बिल्कुल बदसूरत हो गए हैं, ये डेविल जैसे लगने लगे हैं। इनफैक्ट ये आपस में भी एक दूसरे को नहीं पहचान पा रहे। तो शैतान उसे कहता है कि तुम तो मेरे मित्र की तरह लग ही नहीं रहे हो जिसे मैं हेवन में जानता था। इसके बाद जो है सैटर्न कहता है, बताता है कि किस तरह से वह यानी कि सैटर्न और जो दूसरे एंजल्स थे वो गॉड के साथ लड़े, और वो ये भी कहता है, और वो हार गए, यानी कि वो युद्ध हार गए, और इसीलिए जो है गॉड ने उन्हें हेल में डाल दिया। लेकिन वो ये भी कहता है कि हाँ वे हार गए हैं, दे हैव बीन बीटन, लेकिन ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, सब कुछ नहीं खोया है, यानी कि सैटर्न के अंदर अभी भी जो है होप बची हुई है,
वह युद्ध तो हार गया है लेकिन उसने अपनी होप अभी तक भी नहीं खोई है। उसे लगता है कि वह अभी भी जीत सकता है। अब बिलजेबब उसे कहता है कि वह बहुत अपसेट है और वह वरीड भी है कि मतलब जो करंट स्टेट है उनकी, जो इस समय उनकी हालत हो रही है, वह उस पर बहुत ज़्यादा वरीड है और उसे बहुत ज़्यादा फ़िक्र भी है कि अब हमारा क्या होगा। लेकिन शैतान कहता है कि नहीं, तुम मतलब फ़िक्र मत करो, और मुझे और तुम्हें यानी कि बिलजेबब को और शैतान को जो है किसी नियर बाई प्लेन में चलना चाहिए, कहीं कोई मैदान हो यहाँ पर आसपास, तो हम चलो वहाँ पर चलते हैं और सोचते हैं कि हमें कैसे गॉड के अगेंस्ट वार लड़ना है, हमें गॉड से कैसे लड़ना है और हमें कैसे जो है डील्स विद द हॉरर ऑफ देयर सर्कमस्टेंसेस एंड रिपेयर देयर लॉसेस, कि हम अपने लॉसेस को कैसे रिपेयर करें और हम अपने सर्कमस्टेंसेस को कैसे ठीक करें, यानी कि जो हमारी परिस्थितियां हैं उसे हम कैसे ठीक करें, हम कैसे जो है अपने लॉसेस को रिपेयर करें, जो हमने खो दिया है हम उसे कैसे पाए, हम कोर्ट के साथ कैसे लड़े, इन सब पर हमें विचार करना चाहिए। और इन सब पर विचार करने के लिए क्या है कि हमें आसपास कहीं मैदान में जाना चाहिए। तो वो बिलजेबब को लेकर वहाँ से चलता है। एट सैटर्न मूव्स टुवर्ड्स द प्लेन, द नैरेटर डिस्क्राइब्स हिम। जब जो है सैटर्न प्लेन की ओर जा रहा है तो नैरेटर यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं सैटर्न की बॉडी को। वो बताते हैं कि जो सैटर्न है वो बहुत ही बड़ा है, जितना कि हमें जायंट्स होते हैं, जो जायंट्स है क्लासिकल मैथोलॉजी में या बाइबल में जो जायंट्स बताए गए हैं कि जायंट्स बहुत बड़े होते हैं, लेकिन जो सैटर्न है वो जायंट्स से भी बहुत बड़ा है। वो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है वो, कि एक बार जो है कोई सेलर था तो उसने मिस्टेकली सोचा कि ये कोई आइलैंड है, यानी कि सैटर्न को आइलैंड सोचकर उसने जो है अपनी नाव को वहाँ पर ले जाने की कोशिश की थी। उसे लगा था कि ये शायद कोई आइलैंड है। तो जो है सैटर्न वो बहुत ही बड़ा दिखाया गया है। अब वो है लेक से बाहर निकलता है और वो प्लेन की ओर उड़कर जाता है, क्योंकि वो एंजल्स था तो उसके जो विंग्स हैं वो अभी तक भी हैं, यानी कि गॉड ने उनको हेल में तो डाल दिया है लेकिन जो उनकी पावर थी वो अब तक भी उनके पास है। वो अपना जो है वो डिस्गाइज भी हो सकते हैं, अपना वो रूप बदल सकते हैं, भेस वो अपना बदल सकते हैं, वो उड़ भी सकते हैं। तो सैटर्न जो है उड़कर लेक में से बाहर निकल जाता है और वो मैदान की ओर चला जाता है। और वो जो मैदान था वो भी जो है जल रहा था, यानी कि उसमें भी आग लगी हुई थी और बिलजेबब भी उसके पीछे पीछे जाता है। अब जो सैटर्न है वो चारों ओर देखता है और कहता है कि ये इतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि ये उसके लिए अच्छा ही है कि वो गॉड से दूर रहे, जितना हो सके वह गॉड से दूर रहे, उसके लिए अच्छा है। तो यह इतना भी बुरा प्लेस नहीं है। उसके बाद जो है वो सजेस्ट करता है कि उसे जो है अपनी फोर्सेस को रीअसेंबल करना चाहिए, ताकि वे कोई प्लान बना सके एक्शन का, वो कोई युक्ति निकाल सके कि वो किस तरह जो है गॉड को हराए। तो इसीलिए वो चाहता था कि वो जितनी भी उसकी फोर्सेस हैं, जितने भी उसके साथ रेबल एंजल्स थे, वो उन सबको वहाँ पर इकट्ठा करे। तो सैटर्न अब जो है बर्निंग जो लेक थी उसके शोर पर जाता है, उसके तट पर जाता है और जो फॉलन एंजल्स वहाँ पर गिरे हुए थे उनके पास वो जाता है, उनको उठाने के लिए, उनको बैक ऑन करने के लिए, क्योंकि जितने भी जो है हेवन से एंजल्स गिरे थे वो सब लेक में आकर ही गिरे हुए थे। सैटर्न की जो शील्ड है वो इतनी बड़ी है मानो कोई चंद्रमा हो, और जो उसका स्पेयर है, जो उसका भाला है, वो इतना बड़ा है जितना कि किसी बड़े शिप का मास्ट होता है, यानी कि वो एक बड़े शिप के मास्ट से भी उसका स्पेयर, उसका जो भाला है वो बड़ा है, और जो उसकी शील्ड है वो चंद्रमा की जैसी दिखाई देती है। यानी कि सैटर्न भी बहुत बड़ा है और जो सैटर्न के हथियार हैं उसके पास वो भी बहुत बड़े हैं। अब जो फॉलन एंजल्स हैं वो हमें दिखाए जाते हैं, वो जो है लेक में बिल्कुल स्कैटर्ड हो चुके हैं, वो लेक में बिखरे हुए हैं, मानो कोई पत्तियां जो है ऊपर से गिर जाती हो, कोई पत्तियों का बंच गिर जाता है और पत्तियां इधर उधर बिखर जाती है। तो इस तरह जितने भी वो रेबल एंजल्स थे वो सब एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं, शैटर्ड हो चुके हैं। वो शैतान उन्हें जो है उठाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि राइज अप नाउ और रिमेन फॉलन फॉर एवर, कि या तो तुम अब उठ जाओ या फिर तुम हमेशा के लिए इसी में पड़े रहोगे। यानी कि शैतान जो है उनको एनकरेज करता है कि वो उठे, और जब जैसे ही वह बोलता है तो वो जो जितने भी सारे रेबल एंजल्स थे वो एकदम उठ जाते हैं, मानो उन्हें कोई पावर मिल गई हो। उन्हें शैतान की आवाज़ सुनते ही वो एकदम खड़े हो जाते हैं और वो जो है असेंबल हो जाते हैं स्क्वाड्रंस में, जैसे कि एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी होती है उसी तरह से जो है वो एक के पीछे एक इस तरह से जो है स्क्वाड्रन अपनी बना लेते हैं। सबसे पहले जो आता है वो मोलोच होता है। ये जो है क्वेश्चन भी आ जाता है कि हु कम्स फर्स्ट, यानी कि सबसे पहला जो रेबल एंजल आया था वो कौन था, तो डेट वाज मोलोच, जो कि कवर्ड इन ब्लड से वो पूरा तरह कवर हुआ है। नेक्स्ट कम कैमस। कैमस जो है सेकंड नंबर पर आता है। विथ कैमस एंड मैलेज कम बैलिन एंड एस्ट्रोथ। उसके साथ साथ कौन आता है, बालिन आता है और एस्ट्रोथ आता है। सबसे पहले मालोच आया था, उसके बाद कैमस, फिर बालिन, फिर एस्ट्रोथ, और फिर कौन कौन आते हैं, फिर आते हैं एस्ट्रोथ और एस्ट्रेट।
एस्ट्रोथ जो है वो भी फॉलन एंजल्स के साथ आती है। ये एक फीमेल एंजल है। शी वाज वर्शिप्ड बाय फोनेशियन वर्जिन्स। वो जो है वर्शिप की जाती थी उसकी फोनेशियन वर्जिन्स के द्वारा। जितने भी ये एंजल्स हैं ये कोई ना कोई गॉड रहे हैं, क्योंकि ये हेवन में थे तो ये कोई ना कोई गॉड रहे हैं जिनकी वर्शिप की जाती थी। तो जो एस्ट्रोथ थी वो फोनियन वर्जिन्स की जो है गॉड रही है। उसके बाद आता है टैमज। टैमज को है आगे मतलब कम नेक्स्ट। और वो जो है उसको मतलब ऐसे बताया गया है कि ही वॉज सपोजली वाउंडेड एवरी ईयर, यानी कि वो हर साल जो है वाउंडेड हो जाता है, और जिसकी वजह से जो रिवर एडोनीस है वो पर्पलिश कलर की हो जाती है उसके ब्लड की वजह से। उसके बाद डैगन आता है। डैगन एक फिलिस्टीन सी गॉड है, जिसका ऊपर का जो हाफ है वो तो एक मैन की तरह है और जो नीचे का है वो फिश की तरह है। उसके बाद आता है रायमनन, एक डेटी वर्शिपर है। ये वर्शिप्ड इन व्हाट इज़ नाउ मॉडर्न डे सीरिया, यानी कि ये वहाँ पर वर्शिप इसकी पूजा की जाती थी जिसको कि अब हम सीरिया कहते हैं। उसके बाद आता है बेस्टेल ऑन बीस्टी इजिप्टियन गोड्स विद एनिमल हेड्स। इसके बाद जो है कुछ इजिप्टियन गोड्स आते हैं जो बहुत ही बीस्टली होते हैं, जिनका जो हेड है वो एनिमल्स की तरह होता है। उनके क्या क्या नाम होते हैं? आइसिस, ओसिरिस और ओरस। और सबसे लास्ट में जो आता है वो आता है बिलाल या बेलियल। बेलियल जो है वो सबसे लास्ट में आता है। तो ये दोनों जो है मोलोच और बेलियल हमें याद रखने हैं। सबसे पहले जो है मोलोच और लास्ट में जो है बेलियल आता है। और उनके जो है और भी बहुत सारे जो रेबल एंजल्स है वो आते हैं। देयर वर आल्सो द ओलंपियन गॉड्स भी उनके साथ होते हैं। दैन द एनिसेंट ग्रीक्स वर्शिप, यानी कि जो एनिसेंट ग्रीक जिसकी पूजा करते थे ओलंपियन गॉड्स वो भी होते हैं। ए लॉस्ट ऑफ अदर डेविल्स कम, और भी बहुत सारे जो है डेविल्स आते हैं। एंड दे लुक अनहैप्पी डेस्परेट, और वो सब क्या दिखाई देते हैं? वो सब बहुत ही डेस्परेट हैं, अनहैप्पी हैं, वो बहुत दुखी हैं इस बात से क्योंकि वो हार चुके हैं और गॉड ने जो है उन्हें हेवन से बाहर निकाल दिया है। लेकिन वे खुश हैं, ये देखकर वो खुश हो जाते हैं जब वो सैटर्न को देखते हैं कि सैटर्न जो है अभी भी डिस्पेयर नहीं हुआ है, सैटर्न में अभी भी होप बाकी है। तो जब वो सैटर्न की होप को देखते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर मिल्टन जी कहते हैं कि बहुत सारे डेविल्स थे, बहुत सारे जो है रेबल एंजल्स थे, सबके नाम तो वो नहीं बता सकते, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट थे वो उन्होंने यहाँ पर बता दिए हैं। अब सैटर्न जो है उनको एनकरेज करता है और वो कहता है कि हमारा जो फ्लैग है वो लहराना चाहिए। और जब जितने भी फॉलन एंजल्स थे वो अपने फ्लैग को देखते हैं तो वो सब जो है जितनी भी वो स्क्वाड्रन उन्होंने बनाई हुई थी अपने फ्लैग को वो भी लहरा देते हैं, और अपने जो स्पेयर्स और सील्स थे वो उनको भी लहराते हैं, और बहुत तेज़ आवाज़ में वो रोअर करते हैं, वो बहुत तेज़ आवाज़ में दहाड़ते हैं, चिल्लाते हैं वो बहुत तेज़ आवाज़ में। यानी कि सैटर्न ने उनके अंदर भी एनकरेज भर दिया है, सैटर्न ने उनको एनकरेज कर दिया है कि वो उठे और लड़ने के लिए तैयार हो जाए। द सोल्जर्स स्टार्ट मार्चिंग, जितने सोल्जर्स हैं वो मार्चिंग स्टार्ट कर देते हैं और सैटर्न के सामने वो असेंबल हो जाते हैं और फिर वो उसकी कमांड का वेट करने लगते हैं। यानी कि जितने भी सारे सोल्जर्स थे, जितने भी रेबल एंजल्स थे, वो स्क्वाड्रन में जो है उनके सामने सैटर्न के सामने खड़े हो जाते हैं आकर, और फिर वो वेट करते हैं कि सैटर्न उन्हें कोई कमांड देगा। उसके बाद जो है सैटर्न को दिखाया जाता है। सैटर्न जो है उनके बीच में एक टावर की तरह खड़ा है, क्योंकि वो बहुत ही लंबा है तो ऐसा लगता है कि वो अपनी आर्मी के बीच में खड़ा हुआ एक टावर की तरह दिखता है। इसके बाद वो बोलने की कोशिश करता है, वो 3 बार बोलने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं बोल पाता, वो रोने लगता है। फिर उसके बाद जो है फाइनली वो बोलता है। इसमें दिखाया गया है कि सैटर्न को भी जो है रोता हुआ दिखाया गया है। ये इमोशनल सीन यहाँ पर क्रिएट किया गया है कि जो सैटर्न है वो मतलब अपने जब रेबल एंजल्स को वो देखता है, वो उनसे मिलता है, वो उनको एनकरेज करता है तो उसे रोना आ जाता है, उसके भी आंसू आ जाते हैं। लेकिन वो फिर फाइनली बोलता है, वो उनसे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम दोबारा उठेंगे और इस बार जो है हम भगवान से जो है गॉड से हम सेम वे में नहीं लड़ेंगे जैसे हमने मतलब जैसे इस बार जो सैटर्न और उसके रेबल एंजल्स ने अटैक कर दिया था गॉड पर, गॉड के सन पर। तो वो कहता है सैटर्न कि हम इस तरह से अब गॉड पर अटैक नहीं करेंगे क्योंकि इस तरह से हम नहीं जीत सकते, ये सैटर्न को भी पता है। तो सैटर्न कहता है कि हम कोई और रास्ता निकालेंगे, हम कोई फ्रॉड करेंगे, कोई गायल करेंगे इस टाइम, जिससे कि हम भगवान से जीत सके। इसके बाद जो है रूमर्स उन्हें पता चलती है कि गॉड जो है कोई क्रिएट करने वाले हैं अनदर वर्ल्ड को, कोई वर्ल्ड जो है गॉड बनाने वाले हैं। और सैटर्न कहते हैं कि हाँ ठीक है, अगर गॉड कोई वर्ल्ड बना रहे हैं तो हम उस वर्ल्ड को मैस अप कर देंगे, हम उस वर्ल्ड को छिन भिन कर देंगे, उस वर्ल्ड में हम कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जो गॉड के लिए सही नहीं है। यानी कि हम जो है
गॉड की जो क्रिएशन है उसको हम ख़त्म कर देंगे, उसको हम बिगाड़ देंगे। और उसके जितने भी लेयंस थे, जितने भी उसके मतलब आर्मी थी, वो अपने तलवारों को ऊपर उठा देती है। मान लो वो अप्रूव कर रही हो कि हाँ हाँ हम ऐसा ही करेंगे। इसके बाद जो है जो फॉलन एंजल्स थे उनके ग्रुप्स बन जाते हैं। तो उनका एक जो ग्रुप है वो लेड होता है मैमन के द्वारा। मैमन जो है उनको लेड करता है। मैमन एक ग्रीडी और मनी लविंग डेविल है और वो वोल्केनो की तरफ जाते हैं। एक वोल्केनो जिसमें कि मेटेलिक ओर है, यानी कि जो खनिज एक तरह से ओर होते हैं जो अयस्क होते हैं, यानी कि खनिज पदार्थ होते हैं। तो उस वोल्केनो की तरफ जाते हैं और वो उसको डिग करना शुरू कर देते हैं, उसको वो खोदना शुरू कर देते हैं और वहाँ पर उनको ए बंच ऑफ गोल्ड यानी कि सोने की एक बंच मिलती है। एक सेकंड ग्रुप है, वो कुछ अलग होकर उनसे जो है और हैं, यानी कि जो अयस्क है उसको खोदने लगता है फ्रॉम द रॉक्स, चट्टान से, विद द हेल्प ऑफ लिक्विड फायर, यानी कि वो लिक्विड फायर से जो है जो अयस्क है उसको चट्टान से अलग करने लगता है। और तीसरा ग्रुप जो है वो और को मोल्ड में डालने लगता है, यानी कि एक मोल्ड वो बना देते हैं और उसमें वो जितने अयस्क थे वो उसमें उसको डालते हैं। और इवेंचुअली क्या होता है, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग वहाँ पर बनकर तैयार हो जाती है। और इस बिल्डिंग को कौन बनाता है, इसको बनाता है मुल्सीबर। मुल्सीबर को जो है आर्किटेक्ट यहाँ पर दिखाया गया है। एक बहुत ही सुंदर बिल्डिंग जो है बन जाती है। ये एक ह्यूज टेम्पल की तरह लगती है। इसमें जो है स्कल्पचर्स होते हैं, ह्यूज पिलर्स होते हैं और इसकी जो रूफ होती है वो भी गोल्डन की होती है, वो भी सोने की बनी हुई होती है। और इसको नाम दिया जाता है पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि पेंडेमोनियम किसने बिल्ड किया था, किसने क्रिएट किया था, तो डेट वॉज मुल्सीबर ने जो है पेंडेमोनियम को बनाया था। अब जितने भी फॉलन एंजल्स थे वो उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं काउंसिल करने के लिए और वो अपने साइज को बहुत छोटा कर लेते हैं। वो ड्वार्फ, छोटे छोटे जो ड्वार्फ्स होते हैं उनकी तरह बन जाते हैं ताकि वो जो है सारे उस पेंडेमोनियम के अंदर आ सके, पेंडेमोनियम के अंदर आकर वो फिट हो सके। इसीलिए जो है वो अपने साइज को बहुत छोटा कर लेते हैं। और यहाँ पर जो है बुक फर्स्ट ख़त्म हो जाती है।